Hello dear students, welcome you all on Mohari Devi Tapadia Girls College YouTube channel. Today in this video lecture we are going to continue our poem and our poem name is The Scholar Gypsy. Which is written by the famous poet Matthew Arnold. And in this video we are going to discuss our stanza number 12 of this poem. Okay, so ये जो poem है इसकी जो story है वो कहाँ से ली गई है? ग्लेविंस की बुक The Vanity of Dogmatizing, which is published or written in 1661. यानी कि मैथ्यू आर्नोल्ड की इस पोइम से लिखने के लगभग 200 ईयर्स पहले, ठीक है ना, 200 ईयर्स बिफोर. ओके, सो ये जो पोइम है द स्कॉलर जिप्सी, इसकी जो स्टोरी है वो ली गई है वैनिटी ऑफ डॉगमेटाइजिंग नाम की एक बुक से जो ग्लेविंस की लिखी हुई है. और उसी स्टोरी को पढ़ के, उसी बुक को पढ़ के मैथ्यू आर्नोल्ड को आइडिया आता है ये पोइम लिखने का. ठीक है, तो हमने 11 नंबर स्टैंजा में पढ़ा था, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया. 7 से लेके स्टैंजा नंबर 13 तक पोइट मैथ्यू आर्नोल्ड इंक्वायरी कर रहे हैं स्कॉलर्स के बारे में. ओके, तो स्कॉलर्स की इंक्वायरी करी जा रही है यहाँ पे स्टैंजा नंबर 7 से लेके स्टैंजा नंबर 13 में. तो हमने कल स्टैंजा नंबर 11 में पढ़ा था कि मैथ्यू आर्नोल्ड जाके हिल्स के ऊपर जो घर हैं उनमें जो लेडीज़ हैं, विमेंस जो हैं, हाउसवाइफ जो हैं, उनसे इंक्वायरी करते हैं कि जो स्कॉलर्स थे वो क्या वो यहाँ पे आए थे, अगर वो यहाँ पे आए थे तो क्या तुम लोगों ने इन्हें देखा था. थ्रेसर्स जो हैं उनसे जाके इंक्वायरी करते हैं कि क्या आप लोगों ने उन स्कॉलर्स को देखा था. तो सभी मना करते हैं और इससे ये पता चलता है कि जो वो स्कॉलर्स हैं वो जिप्सीज़ में रह के जिप्सीज़ की जो कला है उसे सीख चुके हैं. ओके, सो आज हम पढ़ेंगे स्टैंजा नंबर 12. In autumn, on the skies of Bagley Wood, where most the gypsies by the trough-edged way pitch their smoke tents, and every bush you see with scarlet patches tagged and shades of grey. Above the forest ground cold Thistleay, the blackbird picking food sees thee, nor stops in his meals, nor fears at all. So often has he known thee past him stray, wrapped trilling in thy hand a withered spray, and waiting for the spark from heaven to fall. तो स्टैंजा नंबर 12 में क्या बताया गया है, पहले हम इसे अगर कॉमनली या आम भाषा में जानना चाहें तो वैसे हम जान लेते हैं कि हम जैसे रोडवेज पे जाते हैं, ठीक है ना, जब हम रोड्स पे जाते हैं हम देखते हैं ना साइड में टेंट्स बंधे हुए जो लोग रहते हैं, बस उनका सीन आप देख लीजिए. वो घुमक्कड़ लोग होते हैं, हम भी जानते हैं, ठीक है. तो वो जो घुमक्कड़ लोग हैं वैसे ही एक इस स्टैंजा में उन घुमक्कड़ लोगों का जो रहन सहन है वो बताया गया है. यहाँ पे पोइट मैथ्यू आर्नोल्ड बता रहे हैं कि जो जिप्सीज़ है वो कैसे रहते हैं. ठीक है, तो इन ऑटम ऑन द स्काइट्स ऑफ बैगले वुड, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया है, इस पोइम में जितने भी प्लेसेस आ रहे हैं, जितने भी स्थान के नाम आ रहे हैं वो सारे ऑथेंटिक है, वो यानी कि वो रियल प्लेसेस हैं, वास्तव में वो जगह है. सो इन ऑटम ऑन द स्काइट्स ऑफ बैगले वुड, यानी ऑटम का सीज़न बता रहे हैं कि ऑटम के सीज़न में बैगले वुड नाम की जगह पर, या बैगले नाम का जो वुड है, जंगल है, उस जगह पर वहाँ क्या होता है, वेयर मोस्ट द जिप्सीज़, वहाँ पे मोस्टली जो जिप्सीज़ है वो रहते हैं क्या लगा के, टेंट्स लगा के. अच्छी तरह से बना लेते हैं टेंट्स, इस तरह से वो टेंट्स लगा के वहाँ पे रहते हैं. ठीक है,
gypsies by the trough-edged way pitch their smoked tents. Smoked इसलिए क्योंकि यहीं पे खाना बनाते तो धुआं निकलता रहता है टेंट से, इसलिए यहाँ पे पोइट ने इसको स्मोक्ड टेंट्स बोला है। तो वो अपना टेंट्स लगा के इस तरह से रहते हैं। एंड एवरी बुश यू सी, और प्रत्येक झाड़ी जो हम देखते हैं उधर हमें क्या दिखाई देता है, विद स्कारलेट पेचेस टैग्ड एंड शेड्स ऑफ ग्रे, यानी कि वो उन झाड़ियों पे, जैसा कि हम भी देखते हैं कहीं झाड़ियों पे, पेड़ों पे, कहीं भी उन्हें जगह मिले वहाँ पे वो अपने कपड़े जो होते हैं वो धो के सुखा देते हैं। तो वैसे ही हमें यहाँ पे पॉइंट वही सीन बता रहे हैं कि विद स्कारलेट पेचेस टैग्ड, यानी कि अपने जो कपड़े होते हैं जो स्कारलेट पैचेस से टैग्ड होते हैं और उनमें शेड कैसा होता है, ग्रे होता है। ग्रे इसलिए बताया क्योंकि हमें पहले भी यहाँ पे पॉइंट ने बता दिया कि जो स्कॉलर है उसने कैसे कलर का चोगा जो है वो पहन रखा है, ग्रे कलर का। तो जिप्सीज की जो ड्रेस है उसका उन्होंने कलर बता दिया एक तरह से कि ग्रे कलर के वो चोगे पहन के रखते हैं, तो वो वहाँ पे सूख रहे हैं, तो वो जिप्सीज के ही टेंट्स हैं। अबाउट द फॉरेस्ट ग्राउंड, और अबाउट द फॉरेस्ट ग्राउंड, और इस फॉरेस्ट ग्राउंड के ऊपर कॉल्ड थैसले, एक जगह है जिसे थैसले बोला जा रहा है। द ब्लैक बर्ड पिकिंग फूड, वहाँ पे ब्लैक बर्ड यानी कि क्रो जो है या फिर और भी जो ब्लैक बर्ड्स हैं वो क्या कर रहे हैं, पिकिंग फूड, यानी कि वो फूड को पिक कर रहे हैं या दाना चुग रहे हैं। अब ये बात इसलिए बताइए मैथ्यू अर्नोल्ड ने क्योंकि वो यहाँ पे खाना वाना बनाते थे, यहाँ पे रहते थे, तो जहाँ पे लोगों की आवाजाही है वहाँ पे कॉमन सी बात है कि जो खाना पीना है वो तो बिखरा ही रहेगा, और जब खाना पीना बिखरा रहेगा तो वहाँ पे जीव जंतु या पशु पक्षी जो हैं वो आएंगे। ठीक है, तो ये बात हमें यहाँ पे मैथ्यू अर्नोल्ड ने बताई है कि द ब्लैक बर्ड पिकिंग फूड, जो ब्लैक बर्ड है यानी कि क्रो है और भी जो बर्ड्स है ब्लैक बर्ड्स, वो वहाँ पे आती है और पिकिंग करती है फूड यानी कि दाना चुगती है। सीज दी नॉट स्टॉप्स हिज मील, और अपना जो मील है वो स्टॉप नहीं करती है। नॉट फियर्स एट ऑल, यानी अपना दाना चुगना वो बंद नहीं करती है। किसके डर से, इन जिप्सीज के डर से, यानी कि वो आराम से उनके सामने दाना चुग रही है, इधर उधर घूम रही है, जिप्सीज से वो बिल्कुल भी नहीं डरती। इस लाइन से हमें क्या पता चलता है, इस लाइन से हमें पता चलता है कि जो जिप्सीज का बॉन्ड है विद नेचुरल ऑब्जेक्ट्स, यानी कि जो और भी प्रकृति में जो जीव जंतु हैं उनके साथ उनका जो रिलेशन है वो कितना अच्छा है, कितना ज़्यादा वो कंफर्टेबल है हर एक प्राणी के साथ इस नेचर में। ठीक है, So often has he known the past history, तो प्रायतः ये देखा जाता है कि वो भटकते हैं, तो इधर से उधर भटकते हैं, तो उन्हें हर एक के साथ कंफर्टेबली मतलब हर एक के साथ कंफर्टेबल होना आता है। किनको, जिप्सीज को। ठीक है, wrapped twirling in thy hand a withered spray and waiting for the spark from heaven to fall, तो यहाँ पे भी हमें पॉइंट मैथ्यू अर्नोल्ड यही बता रहे हैं कि जो जिप्सीज हैं उनके पास एक ऐसी कला है कि वो वर्ल्ड में कहीं भी जाके रह सकते हैं, कहीं भी वो एडजस्ट कर सकते हैं और किसी के भी साथ वो आराम से एक तरह से आराम से कंफर्टेबल हो सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे भी जिप्सीज की कला के बारे में बताया है, स्कॉलर्स के बारे में बताया है कि वो स्कॉलर्स जो है वो जिप्सीज को जान गए हैं और इसी तरह से वो स्कॉलर्स की क्या कर रहे हैं, इंक्वायरी कर रहे हैं कि वो स्कॉलर्स भी अब टेंट्स में रहने लग गए हैं, स्कॉलर्स भी बर्ड्स के साथ कंफर्टेबल होने लग गए हैं, यानी कि स्कॉलर्स भी अब क्या करने लग गए हैं, जिप्सीज की जो कला है, जिप्सीज का जो मिस्टीरियस पावर ऑफ लिविंग लाइफ है वो सीखने लग गए हैं और उस लाइफ में वो रहने लग गए हैं। सो आज हमने इस वीडियो में अपना स्टैंजा नंबर 12 कंप्लीट किया है। होप आपको अब तक की पोएम अच्छे से समझ में आ रही होगी। फिर भी आपको किसी भी तरह का डाउट हो तो प्लीज़ शेयर विद मी, प्लीज़ आप मुझे बताइए कि आपको और कैसे करवाना है, क्या करवाना है। और वैसे भी अब 2 सितंबर से अपनी जो कॉलेजेस हैं वो स्टार्ट होने वाली है, तो हम सब कुछ एकदम इजीली पूछ सकेंगे एक दूसरे से। तो स्कॉलर जिप्सी की मैंने अब तक 11 वीडियोज़, यानी कि आज वाला वीडियो 11 नंबर होगा, तो आप इन सभी वीडियोस को देखेंगे, पीछे वाली वीडियोस को देखेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगी स्कॉलर जिप्सी पोएम। तो अगर आपने इसके पीछे वाली वीडियो या उसके पीछे वाली वीडियो नहीं देखी है तो वो सारी वीडियोस आप देखिए, उसके बाद ये वीडियो देखिए। आज हमने स्टैंजा नंबर 12 कंप्लीट कर लिया। ये एक ग्लेवेंस की बुक है द वैनिटी ऑफ डॉगमेटाइजिंग, जो 1661 में पब्लिश हुई, वहाँ से ये स्कॉलर जिप्सी की जो स्टोरी लाइन है या स्टोरी है वो ली गई है। और ये जो स्कॉलर जिप्सी हमारी पोएम है वो 1853 में पब्लिश हुई। ये बातें मैं आपको पहले भी लिखा चुकी हूँ, पहले भी बता चुकी हूँ, आज फिर से बता रही हूँ। ये कुछ ऐसे मेजर पॉइंट्स हैं जो हमें पोएम को पढ़ते पढ़ते ही साथ में क्लियर हो जाने चाहिए ताकि हमारी जो पोएम है वो अच्छे से हमें लर्न हो जाए। ओके, सो 250 लाइन्स की ये पोएम है। हर एक स्टैंजा में
250 लाइन्स की ये पोइम है और हर एक स्टेंजा में 10 लाइन्स हैं. ओके, so here we completed our stanza number 12 of this poem. Now we will meet with next stanza in our next video. Till bye bye, take care and very thank you.